हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ते विश्वर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। यानी कि आज की इस वीडियो से हम लोगों को क्लास 8 हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी उसे स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा ये चैप्टर है इसके कुछ पार्ट्स हैं, वो इसके कुछ टोटल 3 पार्ट्स हैं इस बुक में जो दिए गए हैं। हम लोग हर एक पार्ट्स को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी कम ईस्ट। तो इसे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands, from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. तो क्या होता है कि बात शुरू होती है 1600 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर एक्वायर करा था। चार्टर मतलब कि एक नियम होता है या एक वो अवार्ड होता है, कुछ अवार्ड एक उनको चार्टर उन्होंने क्या एक्वायर करा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया था किससे? इंग्लैंड के रूलर से। कौन थी तब रूलर इंग्लैंड की? क्वीन एलिजाबेथ। यानी कि जो क्वीन एलिजाबेथ हैं उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको क्या एक चार्टर दिया। उस चार्टर में क्या सोल राइट था कि वो ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ पर? ईस्ट में वो लोग ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि उस चार्टर में जो सोल राइट मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसका मतलब ये है कि वो ईस्ट में जा कर के ट्रेड कर सकती है और कोई इंग्लैंड की कंपनी वहाँ उनसे compete करने नहीं जाएगी, खाली वही कंपनी वहाँ पर रहेगी। तो यानी कि और कोई कंपनी जाएगी नहीं। तो फिर क्या हुआ? इसी चार्टर के साथ, इसी सोल राइट के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आ गई ईस्ट में और जगह ढूंढने लगी। और जैसे उस जगह ढूंढने लगी और जो मतलब कि उसका काम क्या था, यहाँ पे उसको क्या काम करना था, वहाँ यहाँ करके उसको जगह ढूंढनी थी और जो गुड्स होते हैं सामान को उनको चीप प्राइस, कम दाम में खरीदना था और यूरोप जाकर के हायर प्राइस में क्या बेच देना था। The company did not have to fear competition from other English trading companies. यानी कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको कोई डर नहीं था कंपटीशन का। और बाकी जो इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी थी, क्यों नहीं था? क्योंकि उसको तो सोल राइट मिला था कि और कोई कंपनी ईस्ट में जाएगी नहीं। Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. By the time the first English ship sailed across the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India. तो क्या होता है कि मतलब कि जो कंपनीज थी वो क्या होते टाइम में खूब सारा क्या यहाँ से प्रॉफिट बना रही थी, कम दाम में खरीदती थी और बढ़ा चढ़ा करके क्या बेच देती थी। तो ये सोच कर के ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई इस प्रॉफिट बनाने, और उसको कोई डर था ही नहीं कि और भी कोई कंपनीज है जो कि आ जाएंगी। लेकिन फिर क्या होता है कि जो उसको चार्टर दिया गया था, सोल राइट दिया गया था, उससे तो इंग्लैंड की कंपनियों को तो रोक लिया, लेकिन जो बाकी यूरोपियन कंपनी थी उन्हें नहीं रोक पाया। जब वो वहाँ पे आए तो यहाँ पे उनको कौन कौन दिखे? यहाँ पे उनको डच दिखे, पोर्तुगीज़ दिखे और उनके बाद क्या
ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद क्या वहाँ पे फ्रांस भी आ गए। तो यहाँ पे आते हैं उनको क्या बहुत सारे लोग देखे, कह रहे अरे ये सब क्या हो गया, वेस्टर्न कोस्ट में क्या बहुत सारे लोग मिले। तो जो द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द कैप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशन। तो जो फर्स्ट इंग्लिश शिप था वो कहाँ से, वो जब इंग्लैंड से आया तो जब उसने क्या जो वेस्टर्न कोस्ट था, कौन सा, जो साउथ अफ्रीका का कैप ऑफ गुड होप, ये इसे क्रॉस करके जैसे इंडियन ओशियन में आए तो इनको क्या दिखे, जैसे ये आए तो वहाँ पे इनको क्या पोर्तुगीज़ दिखे। पोर्तुगीज़ वहाँ पे क्या पहले से अपनी प्रेजेंस लगा रखे है, यानी कि जैसे उन लोगों ने जो इंडियन ओशन में जैसे वो एंटर करे उनको वहाँ पे क्या सबसे पहले क्या पोर्तुगीज़ दिख गए, पोर्तुगीज़ दिख गए। और क्या हुआ, और वो पोर्तुगीज़ तो मिले प्रेजेंट कोस्ट में इंडिया के, और वहाँ पे उनका बेस था कहाँ पर, गोवा के बेस में उन लोगों ने अपना क्या बेस बना रखा था। In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered this sea route to India in 1498. By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene. फिर क्या होता है कि आपको पता होगा कि जो वास्को डी गामा है उसने क्या 1498 में सी रूट को खोजा था इंडिया आने के लिए, यूरोप से इंडिया आने के लिए क्या सी रूट को खोजा था। और जैसे ये तो कितनी सेंचुरी में करा था, वास्को डी गामा ने 1498 में कर लिया था। और तभी 17th सेंचुरी में जो डच थे वो लोग भी कहाँ इंडिया आ गए थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद क्या जल्दी वहाँ पे क्या फ्रेंच ट्रेडर्स भी सीन पर आ ही गए थे। The problem was that all the companies were interested in buying the same things. The fine quality of cotton and silk produced in India had a big market. In Europe, pepper, cloves, cardamom, and cinnamon too were in great demand. Competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased, and his reduced the profits that could be earned. The only one way the trading companies could flourish by was eliminating rival competitors. तो फिर क्या हुआ कि जब इतने सारे लोग आ गए तो आप लोग सोच रहे होंगे सब लोग आए मस्त मिलजुल करके बिजनेस करे, लेकिन इसमें क्या एक प्रॉब्लम थी। कैसी प्रॉब्लम थी कि अब देखिए, अब जैसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे यहाँ पे, क्या एक ही जितनी भी कंपनी आई थी वो सब क्या एक ही बिजनेस का ट्रेड कर रही थी, यानी कि सारी जितनी कंपनीज थी ये सब क्या एक ही कंपनीज और एक ही इतनी सारी कंपनी एक ही सामान का ट्रेड कर रही थी। यानी कि कौन सा सामान खरीद रही थी वो कंपनियां खरीद रही थी ये फाइन क्वालिटी का क्या कॉटन खरीद रही थी, सिल्क खरीद रही थी जो कि इंडिया में प्रोड्यूस होता है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। और कुछ स्पाइसेस, ये सारी कंपनियां हमारे इंडिया से क्या ईस्ट से क्या पेपर खरीदती थी, क्लोव्स खरीदते थे, कार्डमम एंड सिनेमम, यानी ये सारे जितने भी स्पाइसेस थे इन सब की बहुत ग्रेट डिमांड थी कहाँ पे, यूरोप में। तो ये सारी कंपनियां क्या कम कम दाम में खरीदती थी। अब आप समझिए कम कम दाम में सब कंपनियां खरीदेंगी और अलग अलग रेट लगा के यूरोप में जाकर के बेचेंगी। अब जैसे समझ लीजिए आपके घर में कोई क्या सामान बेचता है, क्या बेचता है, फूल बेचता है। तो जैसे आपके आपके घर के बगल में एक आदमी है जो कि 10 रुपए के 5 फूल बेचता है, और उसी के बगल में एक और दुकान है जो कि 10 रुपए के 6 फूल बेचता है। तो आप किससे लेंगे? जो 10 रुपए के 6 फूल बेचता है। क्यों? क्योंकि काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं, लेकिन जो
सामान ज़्यादा कौन दे रहा है, वो आपके दूसरा वाला दे रहा है, तो आप दूसरे वाले से लेंगे। इसलिए जो पहला वाला है जो कि 5 फूल दे रहा है, उसका जो प्रॉफिट है वो तो कम हो रहा है। और वो क्या, वो सोच क्या था, और कोई फूल का काम करेगा ही नहीं उस एरिया में, लेकिन वहाँ पे तो बहुत सारे लोग आ गए, इसलिए क्या उसका जो प्रॉफिट है वो क्या कम हो रहा है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका इसी तरीके से क्या जो प्रॉफिट था वो काफ़ी कम होता चला जा रहा था। अब खाली अपने कंपटीटर्स को कंपीट करने के लिए क्या उनके पास एक ही रास्ता था। क्या रास्ता था कि उनको एलिमिनेट करा जाए। उनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी राइवल्स हैं उन्हें क्या एलिमिनेट करा जाए। अब कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो the urge to secure markets therefore led to fierce battle between the trading companies through the 17th and 18th century. They regularly sank each other's ship, blockaded routes, and prevented rival ships from moving with supplies of goods. Trade was carried on with arms, and trading posts were protected through fortifications. This effort to fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened. तो क्या होगा कि राइवल्स को अपने जितने भी उनके राइवल्स हैं उनको क्या एलिमिनेट करना चाहिए। कैसे, क्योंकि जो उनको अगर उनको मार्केट अपनी सिक्योर करनी है तो उन लोगों को क्या ट्रेड के साथ बिजनेस के साथ क्या बैटल भी लड़नी पड़ेगी। तो उन्होंने 17 और 18 सेंचुरी में अब देखिए ये जो यूरोप है वो इंडिया से तो बहुत दूर है और यहाँ आने जाने का तब साधन क्या था, पानी से, शिप से आते थे। तो जितना भी सामान इंडिया से खरीदते थे, ईस्ट से खरीदते थे, वो वेस्ट कैसे जाता था, शिप्स के द्वारा जाता था, शिप्स के मदद से जाता था। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो जितनी कंपनी थी वो अपने ही क्या जो शिप्स होते थे उन्हें डुबा देती थी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसी पोर्तुगीज शिप है, पुर्तगाल लोगों का शिप है, उसमें सामान जा रहा है, उसी को रास्ते में जाके क्या डुबा देते थे। और ये सब लोग आपस में एक दूसरे के शिप जो है उन्हें डुबाते रहते थे और जो सी रूट्स होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देते थे, जो गोडाउन्स होते थे उन्हें बंद कर देते थे। और इससे क्या होता था कि जो भी गुड्स होता था उसे कहीं भी पहुंचाने नहीं देते थे। और जो पोस्ट होती थी, ट्रेडिंग पोस्ट, उन लोगों को वो कैसे प्रोटेक्ट करते थे, फोर्टिफिकेशन से। फोर्टिफिकेशंस कुछ नहीं होता, फोर्टिफिकेशंस मतलब कि फोर्ट बनाते थे, किले बना देते थे। जैसे कि ट्रेडिंग पोस्ट है, वहाँ पे जाके क्या किले बना देंगे तो क्या हो जाएगा, उनका कब्जा हो जाएगा। तो ये जो एफर्ट है फोर्टिफिकेशन, यानी कि इस सब हर जगह फोर्ट बनाने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो क्या इससे क्या एक दिक्कत होने लगी। इससे तो क्या जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी जगह कब्जा होने लगी। लेकिन इसी के साथ ही क्या जो लोकल रूलर्स होते थे, जो भी लोकल के रूलर होते थे, नवाब या राजा, उनको कैसे दिक्कत होने लगती थी कि क्या हमारे राज्य में ये लोग फोर्ट बना रहे, ये सब कर रहे हैं। तो अब ये सब क्या ये सब चीज़ क्या बैटल में चली जाती है। अब हम लोग जानेंगे कि ये बैटल में कैसे जाती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। तो ये टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ बंगाल में ट्रेड करने आती है। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा ये तो खत्म हो चुका है। जो नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।